देख लेना। ठीक, आज बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन है तो आज से तो कोई इजी रहेगा क्योंकि आज पहला ही लेक्चर है। यो मैम। तो आज ही क्लास लगाने आ रहे हो, स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। हम लोगों को भेज रखा और मैंने कहा था इसको अपने आगे लिख लेना, उतार लेना या फोटो कॉपी निकाल लो कि हाँ जो लिखा है वैसे ही चलेगी स्टडी कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 8 तारीख, आज क्या डेट है? 8 को स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, ये इसके सब टॉपिक है कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा एंड लिम्फ सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग। ये 3 जो टॉपिक है इसके आगे लिखा है एसएस। एसएस का मतलब है सेल्फ स्टडी। तो ये तीनों चीजों आपको पढ़ के आनी थी, इनका फ्लो चार्ट बना के आना था। एक दिन में आज मैं आपको इसका रिवाइज कराऊंगी, ठीक है, क्वेश्चंस लगवाऊंगी इसके, उसके थ्रू रिवीजन कराऊंगी। ये आपने खुद पढ़ के आना था। कल के लिए जो आपको होमवर्क है वो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है। तो कोएगुलेशन ऑफ ब्लड एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में आपको एसएस नहीं लिखा, इसका मतलब ये आपको खुद से नहीं पढ़ना है, ये मैं आपको कल खुद पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो कल का आपको होमवर्क क्या होगा कि जिन बच्चों ने ये तीनों चीजें नहीं करी थी, एक तो उसको कंप्लीट कर लेना, और जिन बच्चों ने कर लिया था वो लोग क्वेश्चंस लगा के आएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने होमवर्क कर रखा उनको इजी रहेगा, बाकियों को नुकसान। समझ ये बात? यो मैम। आपको पता है कि आपके इस संडे पेपर टेस्ट में क्या कौन सा आने वाला है? यस मैम। क्या आ रहा है? फुल सिलेबस आ रहा है 11th 12th या दोनों? मैम। 12th का आ रहा है। 12th। तो जिस बच्चे का, ठीक है, तो जिस बच्चे का जो बच्चा होमवर्क कर कर आया है तो अपना टाइम मत वेस्ट करना, वो अपना 12th उठा लेना। 12th में बायोटेक सबसे पहले करना, बायोटेक की यूनिट है ना? यो मैम। तुम जो होमवर्क करके आया है साथ साथ पढ़ रहा है, वो बायोटेक की यूनिट उठा के वो रिवाइज कर लेना, राइट? तुम्हारे को एक टाइम फ्रेम मिल जाएगा क्योंकि एफएसटी जब तुम दोगे ना तो तुम थकोगे नहीं। फुल सिलेबस टेस्ट काफी लंबे होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन रिवाइज करके देना, वो बिना रिवाइज करे मत देना, बहुत अफसोस होगा। लेकिन एफएसटी देने के बाद बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आपका सब कुछ रिवाइज हो जाता है। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करें। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है टॉपिक हमारे हैं, ये हमारे यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, यही हमारे टॉपिक है। डेट एंड लेक्चर, लेट्स स्टार्ट। तो हम पहले करेंगे ब्लड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा के साथ ही हम लोग आगे लिम्फ के टॉपिक को भी कवर कर लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। लास्ट में हम ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स, ब्लड ग्रुप का जो सिस्टम था कार्ल लिंस्टन ने दिया था उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे। ब्लड ग्रुप वाला पार्ट आप प्रिंसिपल कौन सा चैप्टर था वो? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। श्योर? नो मैम। वेरिएशन। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन था बेटा, जिसमें कोडोमिनेंस के अंदर आप पढ़ते हो। वो फीचर जो मेंडल का लॉ फॉलो नहीं करते हैं वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, तो कोडोमिनेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब जब तुम रिवाइज करोगे ना अपना क्या कहते हैं 12th वाला, तब तुमको ये याद भी आएगा ब्लड ग्रुपिंग वाला पार्ट। अब स्क्रीन दिख रही है सबको? यो मैम। देखो जो तुम्हारी लॉन्ग बोन्स होती है ना, ध्यान से देखना, अभी सब स्क्रीन पे देख लो, नहीं तो तुमको समझ नहीं आएगा, बहुत जल्दी से सर से निकल जाएगा। जो तुम्हारी बॉडी में लंबी वाली हड्डी होती है ना, लॉन्ग बोन्स, जैसे कि तुम्हारी थाई बोन है ना, हाँ फीमर होगी, थाई बोन होगी, तो ये तुम्हारी जो लंबी लंबी बोन्स होती है इनके कॉर्नर्स के पास आपको मिलती है एक रेड बोन मैरो, सुना होगा? यो मैम। स्पॉन्जी सा पार्ट होता है, राइट? जब मैं तुम्हें बोन कराऊंगी तब उसके अंदर थोड़ा सा इसको और भी पढ़ेंगे। तो रेड बोन मैरो के अंदर आपके पास पड़े होते हैं स्पेशल सेल जिनको बोलते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स वो होते हैं जिनकी मदद से आप बाकी बॉडी बना सकते हो। ठीक है, तो स्टेम सेल यूनिक सेल्स है जो आगे जाके डिफरेंट सेल्स में चेंज हो सकते हैं। ओके, अब ये है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हिमेटो जब भी वर्ड आएगा तो समझ जाना समथिंग रिलेटेड टू ब्लड। तो ये वो सेल है जो ब्लड के कंपोनेंट्स बनाते हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स का मतलब होता है ब्लड के अंदर पाए जाने वाले सेल्स को फॉर्म करते हैं। अब अगर मैं ब्लड के कंपोनेंट बोल रही हूँ, देन व्हाट इज ब्लड? ब्लड होता क्या है, किससे मिलके बनता है? WBC ब्लड मिलके बना होता है ब्लड सेल से और प्लाज्मा से। ठीक है जी, ब्लड सेल्स के अंदर आते हैं कौन कौन से सेल जो आप अभी मुझे बोल रहे हो, WBC, प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। और होता है प्लाज्मा, राइट? तो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के जो सेल्स होते हैं वो तो सॉलिड स्ट्रक्चर हो गए, लेकिन ब्लड हम जो देखते हैं वो तो लिक्विड ही होता है ना। मींस अगर
WBC, RBC और प्लेटलेट्स अगर ज्यादा होते तो ब्लड सॉलिड सॉलिड ज्यादा दिखता, लेकिन ब्लड तो लिक्विड लिक्विड ज्यादा दिखता है। तो कॉम्पोजिशन किसकी ज्यादा होती है ब्लड में? ब्लड सेल्स की या प्लाज्मा की? प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा इज अराउंड 55%। ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है, और बचा हुआ कितना बचा हमारे पास? लगभग 45% होते हैं हमारे पास ब्लड के सेल्स। समझ आई बात? मैम। एनसीईआरटी की ही लाइन है और कुछ नहीं है। अब आते हैं इसके, हम किसकी बात कर रहे हैं इस डायग्राम में? हम ये ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये ब्लड सेल्स कैसे बने। तो ये ब्लड सेल बनते हैं एक यूनिक सेल पे जिसे हम बोलते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल में क्या होगी? माइटोसिस या मियोसिस? माइटोसिस। हाँ, सेक्स सेल्स में मियोसिस होती है, ये माइटोसिस होगी। तो इसमें माइटोसिस होगी, दो टाइप के सेल बना रहा है। माइलोइड प्रोजिनेटर सेल। प्रोजिनेटर सेल का मतलब होता है अर्ली सेल। ये ऐसे सेल है जो किसी और सेल में चेंज होंगे, उसे कहते हैं प्रोजेनेटर सेल्स। समझ आई बात? मैम। एक तरह का स्टार्टिंग मटेरियल, जैसे तुम कैबेज ले आए घर में, है ना, तो कैबेज इज नॉट प्रोजिनेटर। अब या तो तुम उसकी मदद से नूडल्स बनाओगे, क्या हो सकता है आप कैबेज की वेजिटेबल सब्जी बना दो, या फिर आप कैबेज से सैंडविच बना दो, राइट। तो प्रोजिनेटर में उसको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि उसकी मदद से आगे और सेल में मॉडिफिकेशन होनी है, मतलब यही सेल आगे मॉडिफाई होकर अलग अलग टाइप के सेल बनाएंगे। तो एक होते हैं माइलोइड प्रोजिनेटर सेल और एक होते हैं लिम्फोइड। लिम्फोइड तुम याद करना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर से, कि लिम्फोइड कौन से होते हैं? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स वाले सेल्स। याद है थोड़ा थोड़ा? तो देखो ये वाला पार्ट तो तुम कर लोगे लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स का, कि लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स मॉडिफाई, यही सेल मॉडिफाई होके तीन तरीके के सेल्स को जन्म दे सकता है। एक कहते हैं टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट। तो लिम्फ याद रखना, टी लिम्फोसाइट्स। लिम्फ LYMPH, ठीक है। लिम्फ और लूको में बहुत फर्क आ जाता है, तो लिम्फ वर्ड याद रखना। वैसे ही बी लिम्फोसाइट्स और नेचुरल किलर सेल, NK स्टैंड्स फॉर नेचुरल किलर सेल्स, सब इम्यूनिटी में मदद करते हैं। मैम। ठीक है, तो उसको ऐसे लाइन कर देते हैं कि ये वाले सेल्स का काम था मेन इम्यूनिटी का। अब जो बच्चे होमवर्क करके आए उनके पास ये बना होगा, ठीक है जी। शायद दूसरे तरीके से बना होगा, लेकिन लिखे यही सेल्स होंगे। आगे आते हैं, माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स किसको जन्म देते हैं? माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स जन्म देते हैं उन सेल्स को जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। याद है तुमको? ऐसा पढ़ा था कभी? मैम। तो माइलोइड प्रोजेनेटर सेल्स को मैं और सिंपलीफाई करती हूँ। इस डायग्राम में सब कुछ एक साथ दिया, नेक्स्ट डायग्राम में थोड़ा इजी कर दूंगी, इसलिए मैं ये डायग्राम भी ले थी ताकि एक बार जो कंफ्यूजन होती है कवर हो जाए कि सारे सेल्स आते कहाँ हैं। इम्यूनिटी देने वाले सेल्स मैंने लिम्फोइड के अंदर रख दिए, मेन वाले सेल्स अब इधर आते हैं। माइलोइड प्रोजेनेटर सेल जन्म देते हैं आरबीसी, दैट इज एरिथ्रोसाइट। बाकी सारे आपको WBC दिखेंगे। यहाँ पे आपको मेगा कैरियोसाइट दिख रहा है, तो ये राइज टू प्लेटलेट्स। तो सारे ब्लड सेल्स कवर हो गए ना इसके अंदर। मैम। तो मैं कह सकती हूँ ना कि हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल सारे ब्लड सेल्स को जन्म देता है। यस ठीक है, अब थोड़ा सा WBC का पार्ट कर लेते हैं। तो ये सारा ब्लड है, इसके अंदर ही आपको सिंपली प्लाज्मा बता रहे हो, और ये आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है? ब्लड सेल्स। तो ये दूसरी वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आती रहेगी। तो इस डायग्राम में आपको कैसे देखना है, ये सारा ब्लड है, उसके अंदर आपको दिखा रहे हैं या फॉर्म्ड एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं या प्लाज्मा को। तो अभी तो हम ब्लड सेल्स ही कर रहे हैं ना, तो ब्लड सेल्स आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसी की बात करते हैं। एक होते हैं आरबीसीज, ठीक है, एक होते हैं WBCs और एक होते हैं प्लेटलेट्स। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लेटलेट्स में आपको पढ़ाऊंगी जब मैं आपको कल कराऊंगी ना ब्लड कोएगुलेशन कैसे होती है। आपको चोट लगती है, फिर चोट के ऊपर ऐसे पपड़ी सी नहीं बन जाती, यस मैम। उसमें मैं प्लेटलेट्स कराऊंगी। फिर लुकोसाइट्स आ गए, देखो लुको लिखा है, लिम्फो नहीं लिखा ना। मैम। Yes, they're talking about WBCs. They're not talking about lymphoid cells. Lymphoid cells यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो पीछे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा बेसिक डायग्राम है। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ WBC की। तो WBC वो होते हैं जिसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे, दाने दाने जैसा सा स्ट्रक्चर अंदर मिलेगा। एक ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं जिनके अंदर आपको दाने दाने सा स्ट्रक्चर नहीं मिलता। तो एक ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, जो आपने पीछे करे थे बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स एंड टी सेल्स के अंदर आपको ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। और मोनोसाइट्स, मोनोसाइट होते हैं मोटे से सबसे बड़े वाले सेल्स होते हैं। अब एनसीईआरटी खोलो और मुझे पेज नंबर बताओ जहां पे WBCs के डायग्राम बने। 279 279 खोलो सारे।
279 है किसी का, 194 भी होगा न्यू वाली एनसीईआरटी में। देखो सारे सेल्स देख के बताओ सबसे बड़ा बिगेस्ट सेल कौन सा है? मोनोसाइट। तो दिस इज द बिगेस्ट, नॉट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट नहीं बोला मैंने कहा बिगेस्ट, सबसे बड़ा मोनोसाइट्स। ठीक है जी, क्लियर? और ग्रेनुलोसाइट्स को अपन ने कैसे याद किया था? BEN, बेन। बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, याद है? यो मैम। गुड, डन इतना? यो मैम। ठीक है, अब फटाफट लिख लो, मोनोसाइट्स आर द बिगेस्ट सेल्स। लिखो लिखो लिखो, इसमें डायग्राम निकालते हैं। ओहो, डायग्राम वाली पिक्चर नहीं है। मोनोसाइट्स आर द बिगेस्ट सेल्स। आप एनसीईआरटी देखना, वहां पे देखो ऐसे बना होगा मोनोसाइट्स के अंदर। उसका जो Yes, nucleus आपको इस तरीके से दिखाई देगा, दिख रहा है? लोब, 2 लोब उसमें बन रखे हैं किडनी की तरह। यो तो इसका मैम। न्यूक्लियस कैसा होता है? किडनी शेप। लिखो किडनी, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। कहीं पे कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो भाग कर आता है, 2000 न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर देखो, उसमें आपको कैसा दिख रहा है न्यूक्लियस? रेगुलर सा। न्यूट्रोफिल्स के अंदर आपको बहुत सारे लोब्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे मोटे मोटे। यस मैम। यो मैम। हाँ, तो ये बहुत सारे मोटे मोटे लोब्स है, इसे कहते हैं बाइलोब, सॉरी मल्टी लोब न्यूक्लियस। बहुत सारे लोब्स बने हैं तो इसे हम कहेंगे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। किसके केस में? इन द केस ऑफ न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। शाबाश। बेसोफिल्स में अगर देखोगे तो कैसा दिखेगा आपको? मैम आपने न्यूट्रोफिल्स कैसे बताया? कि कभी भी कहीं पे चोट लगती है ना तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले वहां भागते हैं। साइट ऑफ इन्फेक्शन में सबसे नहीं पहले मैम, इसका न्यूक्लियस यस मैम, शेप मैम ये मल्टी लोब, बहुत सारे लोब्स है। ये देखिए, एक लोब हो गई, ये 2 लोब हो गई, इसके केस में मल्टीपल लोब्स होती है, तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस। यस मैम, थैंक यू। अगर इसमें मल्टी लोब है तो बाइलोब किस में होता है? देखो, देख के बताओ किस में ऐसा सा बन रहा होगा स्ट्रक्चर? बेसोफिल में। यस, यस, बाइलोब्ड न्यूक्लियस आपको किस में मिल रहा है? इन द केस ऑफ बेसोफिल्स। शाबाश। ध्यान से देख भाई। सीनोफिल्स। बेसोफिल के अंदर ध्यान से देख, उसके अंदर एस बन रहा होगा। यस मैम। यस, सो दिस इज एन एस शेप। किसके केस में? बेसोफिल्स। यस। और बाइलोब किस में मिलेगा? सीनोफिल्स। ओके, यो मैम। अब क्वेश्चन एक बन गया आपका, सबसे बड़ा कौन है साइज में? बिगेस्ट इज मोनोसाइज्ड। सबसे अबंडेंट कौन है? तो मोस्ट अबंडेंट इज न्यूट्रोफिल्स। देखो नीचे डायग्राम के नीचे लिख लो, मोस्ट अबंडेंट। फिर क्वेश्चन आता है लीस्ट अबंडेंट कौन है? दैट इज बेसोफिल्स, लीस्ट अबंडेंट। ओके, यो मैम। ऐसे होता है ना, देखो बिगेस्ट तो मोनोसाइट्स है, जो अकेला है वो अकेला ही अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये मोनोसाइट अकेला है, मोनो मतलब एक, और ये बहुत बड़ा है साइज में, तो कुछ ऐसा करके याद हो जाता है। जो दुनिया में आपको जनरली लोग मिलेंगे वो न्यूट्रल ज्यादा मिलेंगे, ना कुछ अच्छा बोल रहे हैं ना कुछ बुरा बोल रहे हैं। मोस्टली जो ज्यादा समझदार हो जाते हैं वो यही करते हैं, ना अच्छा बोलते हैं ना ज्यादा बुरा बोलते हैं। उनको पता कोई फायदा तो है नहीं, दुनिया को समझ तो आएगा नहीं, तो न्यूट्रल ओपिनियन है जिनका। जिनका ज्यादा न्यूट्रल ओपिनियन है वो मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, हर सिचुएशन में न्यूट्रल ओपिनियन लेके निकल लेते हैं। फिर आते हैं बेसोफिल्स। बेसोफिल मतलब बेसिक इन नेचर। तो जो बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब बहुत ही कम कभी किसी के बारे में बुरा बोलना,
कुछ भी बहुत बुरा करना है, ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे आपको जो चुगलियां ना करते हो, ठीक है। तो दीज आर लीस्ट अबंडेंट। बेसोफिल जो बेसिक बातें करते हैं, चुगलियां नहीं करते, वो लीस्ट अबंडेंट होते हैं। इस तरीके से हम थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है जी। यो जो मैंने तुम्हें बोला ना, इसको साथ में लिख लो, सर मत लो, इसे लिखो, क्योंकि यही तुम्हें ठीक है जी। मोनोसाइट अकेला है, बड़ा है। न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रल ओपिनियन है, ना गलत ना सही ना गलत, तो वो सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट है। और बेसिक मतलब जो चुगलियां नहीं करते, अच्छी बातें ही करते हैं, वो बहुत कम है इस दुनिया में, दैट इज लीस्ट अबंडेंट। मुश्किल से 1% कॉम्पोजिशन है इनकी ब्लड में। आगे चलो, चलो भाई, क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। यू नो द रूल, 1 मिनट स्टार्ट। क्वेश्चन सबको दिख रहे हैं? यो मैम। Okay. इस क्वेश्चन के थ्रू हम अपनी थोड़ी थ्योरी कवर करें। Last 15 seconds. Okay, next. मैम Hmm. हम कौन से चैप्टर कर रहे हैं? What fluid and circulation, बेटा? Late आई थी? यस मैम। Next question. 3 questions on screen, 3 minutes. Time starts now. सोचना, दिमाग लगाना। फोर्थ शायद तुम ना कर पाओ, गिव इट अ ट्राई।
Last 1 minute. Last 30 seconds. Okay. क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सबको बेटा? यो मैम। 4 minutes because थोड़ा सा लेंदी है. ध्यान से देखना उसमें लिखा क्या है, हेमेटोपोइसिस है या एरिथ्रोपोइसिस है. ओके बेटा. ओके नाउ वेट. चलो भाई चैट पे आंसर भेजो फटाफट. ओके नेहा. नेहा स्कूल खुल गए बंद है अभी? मैम खुल गए। खुल गया. अभी क्या हो रहा है तेरे स्कूल में? मैम मतलब मतलब क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? हम बस रिवीजन चला हुआ है अब। तो जाना जरूरी है? मैं नहीं जा रही हूँ। अपनी जा रही है अपनी. ठीक है ठीक है ठीक है. मेरे को क्लास के बाद कॉल करेगी. यस मैम। ठीक है गिव मी अ कॉल. विशाल, जगदीश, कृतिका, ऋषि, भूमि, दीक्षा, नीलम, प्रीति, अंजन, अंजू, मुस्कान, पायल, शगुन, पंकज, मीनाक्षी, तनिष, नवप्रीत, रमित. के ठीक है पढ़ रही हूँ अच्छा लगा देख के. आ जाओ करवा दूं फटाफट. मैम हाँ बेटा बोल. मैम हमारे स्कूल में ऐसी छुट्टियां नहीं मिलती है, जैसे कि स्कूल जाना छोड़ दे तो उन्होंने मना किया है कि अगर किसी की 3 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं किसी को भी मिलेगी। 3 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं देंगे? यस मैम। और हमें तो मैम एक दिन नहीं जाए तो फाइन डाल देते हैं 50 या 100 रुपए. यस मैम हमें भी।
मैम हमें भी एक दिन का 10 रुपीज। घर वाले ही बात नहीं कर सकते, रिलीज नहीं करते? नो मैम पेरेंट्स ने भी बोला है कि पहले +2 बोर्ड्स के करो। ओके ठीक है, चलो एक बार कोमल मैम से बात करती हूँ इसके रिगार्डिंग। आओ ये खत्म करते एक बार। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो सबसे पहले क्या करोगे इसमें, क्वेश्चन है करेक्ट अंडरलाइन अंडरलाइन करेंगे और उसके ऊपर सिंबल बना लेंगे, राइट? यो तुम फिर 11th पढ़ते हो, जिसमें मैं तुम्हें देती हूँ पढ़ने के लिए, तुम पढ़ते भी हो? क्यों ये मैम? कभी कभी बेटा अगर सिर्फ 12th तो तुम्हारी वैसे भी हो जाएगी बोर्ड्स, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन तो साथ चल ही रही है। पर लेकिन मैम हमारा भी सिलेबस भी नहीं कंप्लीट। यो मैम किस चीज का? मैम बायो का भी और फिजिक्स का भी। फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री हमारा भी फिजिक्स का नहीं है अभी। यार बायो का तो मैंने करा दिया कंप्लीट। मैम स्कूल में अबे तो स्कूल में तुमको क्या अलग पढ़ाते हैं? बोर्ड्स का पेपर तो उतना ही आएगा ना जितना पढ़ाया है। मैंने तो लेकिन मैम बोलो बोलो। मैम स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। बेटा स्कूल तो जा रही है, लेकिन सिलेबस तो तेरा कंप्लीट है ना ऑलरेडी, तू तो रिवाइज ही कर रही है। यस मैम। बेटा अगर स्कूल जाकर 12th रिवाइज कर रही है तो घर आके 11th क्यों नहीं पढ़ती इतनी थोड़ा थोड़ा? होमवर्क भी होता है बहुत ज्यादा। होमवर्क भी होता है? यस मैम। अभी भी होमवर्क मिल रहा है? यस मैम। अच्छा ओके, चलो ये तो कॉम्प्लिकेटेड। मैम बोलो बात कर सकते हो ऐसे स्कूल वालों से? क्या मनीषा? मैं सिलेबस कंप्लीट हो गया पर फिर भी बोल रहे हैं कि आना ही है। अपने मेरे को स्कूल का नाम मैसेज करेगी क्लास के बाद? तो एक ओके बार मैम। मैं ऑपरेशंस को बोल के देखती हूँ, अगर वो बात कर सकते हैं तो। दैट वेरीज फ्रॉम स्कूल टू स्कूल, है ना? तो मैं एक बार ऑपरेशंस वालों को फॉरवर्ड करके देखती हूँ क्या सॉल्यूशन इसका निकल सकता है, इफ पॉसिबल, है ना? ओके मैम। आओ, तो करेक्ट वाला करना है आपको। देखो पीछे मैंने आपको सेल्स कराया, उसके बारे में थोड़ा बताया, उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस बताया। अब वो आपसे पूछ रहे फंक्शन कि फंक्शन बताओ, तो तुमको सबका फंक्शन जो होमवर्क करके आया उसने तो बना रखा होगा चार्ट, तो उससे तो इतना आ गया होगा, लेकिन जो नहीं करके आया वहां फंस गए होंगे। ठीक है, तो हम इसी क्वेश्चन से कुछ थ्योरी निकाल लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर लेट्स से इसिनोफिल्स है। लिम्फोसाइट्स के बारे में बताना, लिम्फोसाइट्स क्या करते होंगे? हाँ लिम्फोसाइट है, लिम्फ लिम्फ से याद कराया था, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, तो ये तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। तो डी का हमारे पास हो जाएगा 1, है ना? अगर देखोगे तो डी के 1 से भी आंसर निकल गया था ना। यो मैम। यो मैम तो तुम करोगे क्या कि इसे अपने नोट्स में अपडेट कर लेना कि अगर हम बात करते हैं इसिनोफिल्स, तो इसिनोफिल्स क्या कर रहा है? इसिनोफिल रिलीजेस हिस्टाएमिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, हिस्टाएमिनेज एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स सिक्रीट करता है ब्लड के अंदर। वैसे तो बहुत ब्रीफ सा फंक्शन इन्होंने दे रखा है, ज्यादा डिटेल में इसमें दिया नहीं है, कुछ खास नहीं है ये इसका फंक्शन। इसको लिख लेना बेशक, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन, नीट में मेंशन करा है इन्होंने, कुछ खास नहीं था वैसे ये। आगे बढ़ते देखते हैं और किसी में कुछ अच्छा लिखा है। बेसोफिल्स, बेसोफिल डू व्हाट? रिलीज ग्रेन्यूल्स कॉल्ड हिस्टामिन्स। हाँ हिस्टामिन्स क्या करते हैं बॉडी में? मैम एलर्जी एनर्जी वेयर रिएक्शंस। जब आपकी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होती है तो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, कॉन्स्ट्रिक्ट? कॉन्स्ट्रेट कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट बेटा? बहुत बार बताया पक्का। यस मैम। फिर हम एंटी हिस्टामिन खाते हैं डायलेट करने के लिए। नो मैम डायलेट करती है। ये डायलेट करते हैं ब्लड वेसल्स की, अगर ये ओपनिंग थी उसको थोड़ा और ओपनिंग कर देते हैं ब्लड वेसल्स के पास। क्यों करते हैं ब्लड वेसल्स? सोचो ना कि ये इम्यूनिटी में मदद कर रहे हैं आपको, तो बेसोफिल्स क्या करते हैं? बेसोफिल्स आपके सॉरी क्या रिलीज करेंगे आपके पास? बहुत सारे हिस्टामिन्स। तो हिस्टामिन्स करेंगे क्या? ब्लड वेसल्स को खोल देंगे। ज्यादा स्पेस होगी तो इम्यून सेल्स इस ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो पाएंगे ना अच्छे से, इस वजह से उसको खोल देते हैं ये। लेकिन इतना खोलने रहने की जरूरत नहीं है, तो उसको दोबारा से अपनी पोजीशन में आना होगा, इसलिए हम एंटी हिस्टामिन भी खाते हैं।
स्वेलिंग वगैरह भी होती है तब भी हम एंटी हिस्टामिन खाते हैं। कभी मधुमक्खी काट ले तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है ना उस जगहों पे, तो एंटी हिस्टामिन खाया जाता है ताकि ये इम्यून रिस्पॉन्स रुक जाए। समझ आई? सो बी स्टैंड्स विद 4। सी न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? दे आर फैगोसेटिक इन नेचर। फैगोसेटिक मतलब चीजों को जाके खा जाते हैं। तो पैथोजन आया तो न्यूट्रोफिल क्या करेगा? उसको जगह इंगल्फ कर लेगा, खा जाएगा। जैसे अमीबा नहीं खा जाता था, कुछ उस तरीके से उसको पूरा निगल ही लिया। दैट इज फैगोसाइटोसिस। तो ये आपने न्यूट्रोफिल्स, अगर तुम्हें याद नहीं है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने बताया इसके बारे में, और बेसोफिल्स के बारे में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो इसके साथ इसके नोट्स को अपडेट कर लेना। करेक्ट आंसर इज ए। इसका स्क्रीनशॉट लो, इनके आगे ये लाइंस लिख लेना। ठीक है, क्योंकि 2020 का क्वेश्चन है तो स्टेटमेंट बन सकती है। डन? यो मैम। नेक्स्ट चल रही हूँ। मैच द आइटम 1 and 2 और आपको ढूंढना क्या है? करेक्ट। फिर से करेक्ट ढूंढना है आपको। ये वाला थोड़ा छोटू है, एक शायद आपको इसमें से नहीं आता होगा, देख लेते हैं। ग्लोबुलिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में करे थे। ग्लोबुलिन प्रोटीन की चेन किसमें मिलती है आपको? एक तो हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लोबिन की चेन मिलती है ना बेटा, यो मैम। यस मैम। में ग्लोबुलिन की चेन मिलती है। और जो गामा चेंज होते हैं वो किसमें मदद करती है? एंटीबॉडी बनाने में भी मदद करती है। तो ग्लोबुलिन फॉर्म्स एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी किसमें मदद करेगी आपकी? डिफेंस। डिफेंस मैकेनिज्म। लिखा होगा। हाँ, फिब्रिनोजिन क्या होता है? फाइबर्स होते हैं। जैसे संतरा होता है ना, तो संतरे के ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर के वो देखिए यो मैम। फाइबर्स। वैसे ही फिब्रोजिन फाइबर है। तो वैसे फाइबर आपकी चोट वाली जगह पे लगते हैं, वहां पपड़ी जमा देते हैं, है ना। तो ब्लड को बाहर बहने से रोक देते हैं ना, ब्लड को उसी जगह पे क्लॉट करके पपड़ी में चेंज कर देते हैं। तो फिब्रिनोजिन का किस में काम होगा? ब्लड क्लोटिंग में। प्रोटीन। तो एल्ब्यूमिन इज नथिंग बट अ प्रोटीन। ब्लड के अंदर एक प्रोटीन होता है। अभी मैं आपको कल कोएगुलेशन कराऊंगी ना, तो एल्ब्यूमिन और फिब्रिनोजिन ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन किस लिए होता है? आपके अंडे में भी ये प्रोटीन मिलता है ना, एग में प्रोटीन कहते हैं। एल्ब्यूमिन हमारे ब्लड में भी मिलता है, बहुत कम अमाउंट में मिलता है। तो एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी में क्या मदद करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है, आयरन कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करने में। ये नीट का क्वेश्चन आ रखा है पहले भी, तो ये मिल जाएगा तुमको। ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन किसका रोल होता है? एल्ब्यूमिन का रोल होता है। तो सी वुड बी 1, आंसर वुड बी डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। डन। यस मैम। यो मैम। ए का 2, बी का 3। यस, तो ये रहा डी ऑप्शन, मैंने आपको अंडरलाइन कर दिया। इसको, इसकी डेफिनेशंस आगे आगे लिख लेना। ओके, स्क्रीनशॉट लो इसका। देखो तुमको इसको उतारना ही है ना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें। इसमें सिंपली अपना होमवर्क कंप्लीट करके सोना, उतार लेना इसको, ये मदद करेगा आपको। द अडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर ई न्यूक्लिएट। ई न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस नहीं है। हाँ, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। स्टेटमेंट बहुत अच्छी नहीं है ये। हाँ, अडल्ट ह्यूमन आरबीसी, ठीक है ठीक है। अडल्ट ह्यूमन आरबीसी मतलब मैच्योर आरबीसी की बात कर रहा है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फीचर। वो कह रहा है ऐसा क्यों है कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, क्या क्या तुक्के ये नहीं मानने, आपने ये बताना है कि नेचर ने ऐसा क्यों बनाया कि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस गायब हो जाता है। उसका बेस्ट रीजन क्या है? दैट ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के आसपास कितने ऑक्सीजन लग सकते हैं? 4। न्यूक्लियस होता तो स्पेस कम हो जाती ना। तो फोर्थ इज अ करेक्ट ऑप्शन, दे डू नॉट मेटाबोलाइज। ये मेटाबॉलिज्म करते हैं, एनारोबिक वाली करते हैं। ठीक है, तो आरबीसी में कैसी वाली मेटाबॉलिज्म होती है? एनारोबिक वाली। एनारोबिक। और उस प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है बेसिकली रेस्पिरेशन, एनर्जी जनरेशन का प्रोसेस, खाना तोड़ के। तो इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, जिस प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। कौन सी लोकेशन में होती होगी आरबीसी में? इन साइटोप्लाज्म। आरबीसी में सेल ना, उसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, तो साइटोप्लाज्म में होगी। और ग्लाइकोलिसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में ही होती है। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये गलत है। दे आर सोमैटिक सेल्स। हाँ, वो सोमैटिक सेल्स है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना उसमें न्यूक्लियस ना हो। मेरे स्किन सेल्स भी सोमैटिक सेल्स है, पर उनमें तो न्यूक्लियस है ना। तो ये वैलिड रीजन नहीं है। सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है। पर आपसे रीजन पूछ रहे थे ना कि ऐसा क्यों है कि वो इन्यूक्लिएटेड है। दे डू नॉट नीड टू रिप्रोड्यूस। उनको रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, गॉट दैट पॉइंट। पर उसके लिए न्यूक्लियस का लेना देना क्या है ना, उससे न्यूक्लियस का कोई लेना देना था नहीं सच।
ऐसे तो बाइनरी फिजन से भी डिवाइड हो जाते हैं सेल्स, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन वुड बी डी। D option. यस, सो व्हाट यू डू इज, आप लिखिए आरबीसी, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख नहीं पाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपडेट कर लेना आरबीसी के आगे, ओके। Yo ma'am. आओ इधर आओ। नेम द ब्लड सेल्स whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body। ऐसा कौन सा सेल है जिसका नंबर मेरे शरीर में अगर डिक्रीज हो गया, तो अगर अब मेरे को चोट लगी ना तो मेरी ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगी, ब्लीडिंग होती चली जाएगी। तो कौन सा स्पेशल सेल्स होता है, आपको शायद इसका भी नहीं पता होगा, थ्रोम्बोसाइट्स। Thrombocytes. आंसर इसकी डिटेल हम कल करेंगे क्लॉटिंग में। सीरम डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, तो ब्लड और सीरम में फर्क क्या होता है? एक तो ब्लड होता है, ब्लड इज मेड अप ऑफ Plasma Are, ma'am. are blood cells and plasma. तो इसका आंसर क्या है फिफ्थ का? फिफ्थ का आंसर है Lacking of clotting Lack of factor. blood clot factors. लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर, सी। ठीक है, अब इसका एक चार्ट बना लेते हैं। व्हाट इज ब्लड? ब्लड सेल्स प्लस Plasma. Plasma. व्हाट इज प्लाज्मा? व्हाट इज प्लाज्मा? Fluid matrix. ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स हटा दो, जो बचा है वो ब्लड प्लाज्मा, यही होता है ना। Yes ma'am. ऐसे वो पूछ सकते हैं आपसे, पुराने क्वेश्चन ऐसे आते थे। अगर मैं बात करूं सीरम, तो व्हाट इज सीरम? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग factor. Clotting factor. निकालना, आपको और कुछ नहीं करना। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं व्हाट इज लिम्फ, व्हाट इज लिम्फ? येलो येलो कलर से जो निकलता है, लिम्फ इज ब्लड होगा उसमें, नो डाउट, पर उसमें से माइनस कर दो आरबीसी। ठीक है, माइनस करना है किस किस को, एक तो आरबीसी को माइनस करो एंड आप प्लेटलेट्स को भी माइनस कर दो, प्लेटलेट्स नहीं होती प्लाज्मा में, ठीक है, सॉरी लिम्फ में। एंड आप बड़े वाले प्रोटीन को भी माइनस कर दो, माइक्रो प्रोटीन्स, इन सभी को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा लिम्फ। समझ आए? Yes ma'am. ठीक है, डन। आ जाते हैं, मिटा दो। नेक्स्ट, एरिथ्रोपोइसिस। देखो जब मैंने स्टार्टिंग करा था तब मैंने हेमेटोपोइसिस लिखाया था, याद है आपको ये वाला? Yo ma'am. पोइसिस यानी ब्लड फॉर्मेशन, तो ब्लड के सारे सेल्स की बात कर रहा था। यहाँ पर ये बोल रहा है वर्ड एरिथ्रोपोइसिस, so they are talking about specifically आरबीसी। आरबीसी, एरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइसिस मतलब सिंथेसिस। तो वो कह रहे हैं आरबीसी की सिंथेसिस कहाँ स्टार्ट हुई है। टेक्निकली क्वेश्चन देखो कैंसिल हो रखा है, ये क्वेश्चन का आंसर गलत बनता है। आप पीछे लिखा है रेड बोन मैरो, लेकिन इसका आंसर गलत है, क्योंकि एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट कहाँ हुई है, ये तो फिर फीटल स्टेज की बात कर रहे हैं। तो फीटस के केस में जब हम फीटस थे तब हमारा सबसे पहले आरबीसी कहाँ बनता था, तो इसको हम लिख लेते हैं कि जब भी एरिथ्रोपोइसिस की बात हो रही है ना, तो इसको अपडेट कर लो, पूछा जा सकता है ना, कि जब भी आप एम्ब्रियो होते हो, राइट, तो एम्ब्रियो में सबसे पहले आरबीसी कहाँ बनती है, तो सबसे पहले आरबीसी बनती है आपकी योक सैक में। आपको याद है योक सैक होता है, हमें किसी काम का तो होता नहीं था, पर यहाँ आरबीसी फॉर्मेशन होती थी। फिर योक सैक से आपके पास आगे चले जाती है लीवर एंड, जब लीवर की फॉर्मेशन हो जाए लीवर एंड स्प्लीन में, ठीक है। उसके बाद जब आप अडल्ट फॉर्म में चले जाते हो तब होती है आपकी बोन मैरो। समझे? Yo ma'am. That is also red bone marrow. So this is we are talking about ki erythropoiesis. Erythropoiesis. तो इस हिसाब से क्वेश्चन गलत है, पीछे आंसर गलत दिया हुआ है। स्टार्ट कहाँ होती है, तो इसका ऑर्डर लिख लो। अब देख लेना वो तुमसे पूछ क्या रहा है। डन? इधर आइए। तो इसका आंसर पीछे तो रेड बोन मैरो था, लेकिन गलत है। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो स्प्लीन और लीवर दोनों इसका आंसर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में होती है, ठीक है, तो ये गलत है। आगे चलते हैं। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सबको? ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किसने किया था? कार्ल, सीरियसली नहीं पता?
कार्ल लेंडस्टर्न ने थे जिन्होंने डिस्कवर किया था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। 1900s की बात है ये तो नहीं मैं मान सकती कि तुमको नाम नहीं पता, ठीक है। तो 1900s में इन्होंने डिस्कवर किया था ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, दैट इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, स्पेसिफिकली बता रही हूँ। तो किससे ज्यादा ब्लड ग्रुपिंग है, अलग अलग टाइप की ब्लड ग्रुपिंग होती है। आपके सिलेबस में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है तो हम उसको डिटेल में करते हैं। तो किसी भी इंसान का 2-3 तरीके का ब्लड की पॉसिबिलिटी है, तो ए ब्लड ग्रुप होगा या बी ब्लड ग्रुप हो सकता है या ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है, राइट, या फिर ए बी ब्लड ग्रुप भी हो सकता है। तो 4 ब्लड ग्रुप्स आर पॉसिबल। तो ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है, किसकी मदद से? बेटा तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड कर रहा है? जोर से बोल, दोबारा बोल। मैम जैसा पेरेंट्स एलील आएंगे वैसे ही होगा हमारा। हाँ, एलील की वजह से होता है। कौन कौन से एलील्स होते हैं ब्लड ग्रुप के लिए? आपने पढ़ा एक जीन के जनरली 2 एलील होते हैं, ऐसे सुना है? आई मैम आई हम जीन में क्या पढ़ते हैं, एक जीन के जनरली 2 एलील होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी है। कुछ जीन्स होते हैं जिसमें एक जीन के 2 से ज्यादा एलील भी हो सकते हैं, मोर देन 2 एलील। ऐसे वाले केस को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम मल्टीपल एलिलिज्म। और ये हमारा केस है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का, कि हमारे पास एक जीन है ब्लड ग्रुप के लिए, उसके कितने एलील है? एक होता है आई ए, ये एक एलील है। एक होता है आई बी, ये बी ब्लड ग्रुप के लिए। और एक होता है आई छोटा, ये होता है ओ ब्लड ग्रुप के लिए। तो 3 एलील है ना ये यो मैम। फॉर 1 जीन ऑफ ब्लड ग्रुप, तो इसलिए मल्टीपल एलिलिज्म है। लेकिन एक इंसान के पास कितने जीन जाएंगे? अगर तुम सोचो कितने एलील जा पाएंगे एक इंसान के पास? 2 हाँ 2 जाएंगे, एक मम्मी से एक पापा से। तो डिपेंड करता है कौन सा मम्मी से कौन सा पापा से आया, उसी के बेसिस पे डिटरमाइन होगा हमारा कौन सा ब्लड ग्रुप है। आई ए एक डोमिनेंट फीचर है, डोमिनेंट एलील है। यस मैम आई बी हमारा डोमिनेंट एलील है। यस मैम आई आई हमारा रिसेसिव तो अगर आई ए आई बी के साथ आ गया तो दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, इसे हम कहते हैं कोडोमिनेंस। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग हमें कोडोमिनेंस भी शो करती है, समझ आई? यो मैम। कि ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा इस केस में पेशेंट का, क्लियर? मैम तो देखो यहाँ पर उन्होंने बात करी है अब कैसे डिटरमाइन होता है। जो आपकी आरबीसी होती है उसके ऊपर आपके पास पड़े होते हैं एंटीजन, तो जिनका ब्लड ग्रुप है ए, लेट्स से ये ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव के ऊपर एंटीजन कौन सा पड़ा होगा? ए ए ही होगा। बेटा माइक बंद कर ले। ये वाले देखो पिक्चर, सबको स्क्रीन दिख रही है? बहुत सिंपल है। ये ग्रुप ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ, तीनों कंडीशन है। यहाँ पे बना हुआ है आपका रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स में आप देख रहे हो ऊपर ऊपर आपको एंटीजन दिखाई दे रहे हैं। यो मैम। तो यहाँ पर आपको एक एंटीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक और एंटीजन दिखाई दे रहा है। देखो इसके शेप अलग बनाई है इन्होंने आपको समझाने के लिए। अगर आप ए बी देखोगे तो दोनों टाइप के एंटीजन मिल रहे हैं आपको, जो आपको बी में मिल रहे थे और जो आपको ए में मिल रहे थे, दिख रहा है? यो मैम। यहाँ पर आपको नो एंटीजन, तो यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं मिल रहा आपको, है ना? यो मैम। राइट। अब देखो अगर ब्लड ग्रुप ए है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके सरफेस पे कौन सा एंटीजन आपको मिलेगा? बी। बेटा क्या लिखा है? ए। ए, है ना? तो आरबीसी के ऊपर जब ए एंटीजन पड़ा है ना, तो बॉडी पहचानती है कि हमारी बॉडी का ही पार्ट है, इसके खिलाफ वो एंटीबॉडी नहीं बनाती है। तो जिसका भी ब्लड ग्रुप ए है ना, उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन बनेगा, ठीक है? तो उसकी बॉडी एंटीबॉडी ए नहीं बनाएगी, उसकी बॉडी बनाएगी एंटीबॉडी बी। समझ आई? ये बात समझ आई? यस मैम कौन सा एंटीजन आपकी आरबीसी में है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो बॉडी समझती है अपना ही पार्ट है। जो इंसान तुम्हारे घर में रह रहा है, राइट, वो तुम्हारे घर का ही पार्ट है ना। कोई बाहर से आएगा तो तुम मुझसे पूछोगे ना घर में क्या करने आए हो,
राइट। तो तुम्हारी बॉडी के अंदर आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन है वो तुम्हारे ही बॉडी का पार्ट है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनी, समझे? यू मैम। अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करूंगी तो उसकी सरफेस पे कौन सा एंटीजन मिलेगा? बी एंटीजन। बी एंटीजन। और एंटीबॉडी ब्लड के अंदर ए ए बी ब्लड ग्रुप जिसका है उसकी बॉडी में कौन सा एंटीजन मिलेगा आरबीसी के ऊपर? ए बी दोनों। तो अगर ए बी दोनों एंटीजन है, आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो क्या एंटीबॉडी बनेगी बॉडी में? नो मैम। नहीं बनेगा ना, दोनों ही घर का माल है। और ग्रुप ओ वालों की सरफेस पे आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं है, तो क्या उनके ऊपर एंटीबॉडी बनेगी आरबीसी ब्लड के अंदर? नो मैम। हाँ बोलो नीलम। गलती से हुआ मैम, सॉरी। बेटा अगर तुम्हारे घर में कोई भी नहीं रहता, ठीक है, मान लो तुम अकेले रहते हो, अब कोई भी बाहर से आएगा तो तुम उससे पूछोगे ना आप कौन हो, मेरे घर में क्या कर रहे हो? आरबीसी के ऊपर अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसके ब्लड में आपको हर तरीके के एंटीबॉडी मिलेंगे, ए भी मिलेगी और बी भी मिलेगी, समझ आया? यही गलत हो जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके क्लियर? क्वेश्चन करके देखिए एक बार, लेट्स सी हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। ट्राई दिस क्वेश्चन। ये रहा, अच्छा करा तुमने। A person with blood group AB is considered as universal recipient। तो इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप है AB। AB है इसका मतलब इसकी आरबीसी के ऊपर आपको कौन सा एंटीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ए बी एंटीजन मिलेगा। ए भी मिलेगा और बी भी मिलेगा, राइट। तो इसके अगर एंटीजन आपको मिल रहा है तो एंटीबॉडी मिलेगी कोई? नो मैम। एंटीबॉडी एब्सेंट। जब कोई एंटीबॉडी नहीं है तो ये किसी का भी ब्लड ले लेना, जब किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, इसकी बॉडी में कोई रिएक्शन होगा ही नहीं ना। एंटीबॉडीज क्या करती है? एंटीजन को पकड़ के कूट देती है। इसकी बॉडी में ना ए ब्लड ग्रुप के खिलाफ कोई एंटीबॉडी है, ना बी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी है, तो तुम कोई भी ब्लड दे लो, ये किसी को पकड़ के कूटेगी नहीं। तो एंटीबॉडी नहीं है तो किसी को कूटेगी नहीं, इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन। ऑप्शन ए, दैट बोथ ए एंड बी एंटीजन ऑन आरबीसी बट नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, इसीलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। करेक्ट। बोथ ए एंड बी एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, नहीं, एंटीबॉडी तो नहीं थी। नो एंटीजन ऑन आरबीसी, नो एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, ऐसा कोई केस ही नहीं है। बोथ ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा बट नॉट एंटीबॉडीज। मैम डी भी तो हो सकता है ना मैम? डी भी हो सकता है। बोथ ए इन द प्लाज्मा। बेटा बी, एक सेकंड, बी बेटा बी कैसे होगा? मैम बी नहीं, डी। हाँ मैं वही कहूँ, बी कैसे हो गया? वो ए एंड बी एंटीजन इन द प्लाज्मा, एंटीजन प्लाज्मा में होते हैं। नो मैम। फिर कैसे होगा? आरबीसी पे होते हैं ना बेटा, यस मैम। तो इसलिए नहीं होगा, ध्यान से पढ़ना है। ओके ओके चलो आगे चलते हैं। ये बात तो तुम कर सकते होंगे। ह्यूमन सेल आइडेंटिफाई करो, उसके कैरेक्टरिस्टिक कौन सा सेल है। तो एनसीईआरटी में कोई डायग्राम दे रखा है? यस मैम। किसका है? बेसोफिल। और क्या सीक्रेट करते हैं भाई साहब? लिखा है सीक्रेट सेरोटोनिन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस। इन्फ्लेमेशन अभी आया है ना तुमको, क्योंकि कल कराऊंगी मैं क्लोटिंग वाला पार्ट, तो उसमें आएगा। इसके आगे ये लिख सकते हैं ना हम लोग? यस मैम। तो इस चीज को इसके आगे लिख लेना, आंसर इज करेक्ट। गुड, डन। यो मैम। आगे चलते हैं। अब आरएच फैक्टर क्या होता है? वैसे यहाँ डिटेल में लिखा है, मैं तुमको एक सिंपल वे में बताती हूँ कि आरबीसी के ऊपर ना बहुत तरीके के एंटीजन है। तो एक और एंटीजन होता है जिसे हम कहते हैं आरएच फैक्टर। अगर किसी के पास आरएच फैक्टर है आरबीसी के ऊपर तो हम उस ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे? आरएच पॉजिटिव। और अगर किसी की आरबीसी के ऊपर आरएच फैक्टर नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? आरएच नेगेटिव। फीचर सबसे पहले हमने रेसेस मंकी पे पढ़ा था, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहते हैं। कि ऐसा ही एक फैक्टर हमें, जो मंकी होता है ना जिसपे सबसे ज्यादा रिसर्च होती है, वो रेसेस वैरायटी है मंकी की, तो इसलिए इसका आरएच वर्ड आया। आरएच मतलब रेसेस मंकी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो जिसके पास होगा आरएच पॉजिटिव, जिसके पास नहीं होगा आरएच नेगेटिव। तो अगर किसी का एबी ब्लड ग्रुप है और उसके पास आरएच फैक्टर है तो मैं बोलूंगी एबी पॉजिटिव। जैसे मेरा बी ब्लड ग्रुप है तो मेरा बी पॉजिटिव है, मैं आरएच पॉजिटिव हूँ। मेरी मदर का बी नेगेटिव है तो वो आरएच नेगेटिव है। समझ आई बात? बहुत बढ़िया।
तो मल्टीपल एलिलिज्म का जो मैंने कॉन्सेप्ट बोला है ना, उसकी मैंने आपको यहाँ पे नोट्स दे रखे हैं, तो आप इसको एक बार नोट कर सकते हो, ठीक है। यो मैम। मैम अच्छा, ट्राई दीज। लास्ट 1 मिनट। चलो, a certain road accident patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion। आजकल नीट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। किसी रोड एक्सीडेंट में एक पेशेंट है विद अननोन ब्लड ग्रुप, उसको इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए, ब्लड की रिक्वायरमेंट है, उसको चोट लग गई है, अपने को उसका ब्लड ग्रुप नहीं पता। हिज वन डॉक्टर फ्रेंड एट वंस ऑफर हिज ब्लड, व्हाट वाज द ब्लड ग्रुप ऑफ द डोनर। उन्होंने कहा कि हमें ये नहीं पता पेशेंट का ब्लड ग्रुप, ठीक है, पेशेंट ब्लड ग्रुप नहीं पता अपने को। वो बता रहे डोनर का ब्लड ग्रुप, जो डोनर है वो तैयार है डोनेट करने के लिए। वो कह रहा है अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप नहीं पता तब भी मेरा ब्लड जा सकता है, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है, तब भी आरएस फैक्टर को स्टडी करते हैं, तभी आप ब्लड ले सकते हो किसी का, ऐसे नहीं ले सकते। ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ए भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये सिचुएशन ऐसा होता नहीं है। वो पूछ रहा है बताओ डोनर के पास क्या ब्लड ग्रुप होगा जो यूनिवर्सली किसी का भी ब्लड ले सकते हैं, उनकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती, वो ब्लड ग्रुप कौन सा है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है? यार ऐसे कुछ भी मत बोला करो, ये मुंह में आ गया मत बोला करो। मैंने एक पे अगर क्वेश्चन कर दिया तो तुम दूसरा बोलते हो, ये तो तुम करते हो ना, ये रट्टाफिकेशन है, इससे नीट नहीं निकलता यार, ये गलत है। कुछ भी मत बोल दिया करो जो मुंह पे आए, एक बार कॉन्सेप्ट तो लगा लो उस पे कि वो आया कैसे। जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है, ओ है जिसके पास, उसके साथ कंडीशन क्या है कि उसकी आरबीसी पे कोई एंटीजन है कि नहीं? नहीं। उस इंसान की खुद की बॉडी में एंटीबॉडी है, यस मैम यो मैम। ए भी है एंड बी भी है, तो ये भाई साहब ना किसी से ब्लड ले नहीं सकते, इनके पास एंटीबॉडी है हर तरीके की, ठीक है, वो सिर्फ ओ वाले से ले सकते हैं ब्लड, तो ये रेसिपिएंट नहीं हो सकते, ये डोनर हो सकते हैं, क्योंकि इनकी आरबीसी खाली है, किसी के भी ब्लड में जाएगी, किसी से रिएक्ट नहीं करेगी ना, एंटीजन है ही नहीं सरफेस पे। तो किसी की बॉडी में डाल दो जिसके पास ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप किसी की भी बॉडी में डालोगे तो ओ ब्लड ग्रुप खाली आरबीसी है, तो बॉडी कभी भी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनाएगी किसी की। तो दीज आर यूनिवर्सल डोनर, डोनर है, रेसिपिएंट नहीं है, रिसीव नहीं कर सकते। जिसके पास ए बी ब्लड ग्रुप है उसके साथ क्या केस है, उसकी आरबीसी के ऊपर एंटीजन है, यो मैम। ये किसी को डोनेट नहीं कर सकते, ये किसी को भी डोनेट करेंगे ना रिएक्शन हो जाएगा बॉडी में, लेकिन इनकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी है नो मैम नहीं, खाली पड़े हैं, इनके पास सोल्जर्स नहीं है, इसलिए ये रेसिपिएंट है यूनिवर्सल। पूछ कह रहे हैं यहाँ पे डोनर की बात हो रही है ना, तो यूनिवर्सल डोनर होगा ये जो किसी को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। आंसर कुछ भी सी ऑप्शन, 9th का होगा सी। क्लियर?
Yes, ma'am. Which one of the following human organ is often called graveyard of RBC? RBC 120 दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है, एक आरबीसी की लाइफ स्पैन है, तो 120 दिनों के बाद कहाँ जाके वो डिस्ट्रॉय होती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर भी तो और चीजें है ना, हीमोग्लोबिन, उसका हिम अलग करेंगे, ग्लोबिन पार्ट अलग कर लेंगे, है ना, जो भी आयंस वगैरह है उसको हम कंज्यूम कर लेंगे बॉडी में, तो वो कौन सी जगह है जहाँ पे जाके इसकी तोड़फोड़ होगी? दैट इज स्प्लीन। हाँ, लिवर मत कर देना, लिवर को याद रखना तुम अल्कोहल से, दारू पीने से लिवर खराब होता है, किडनी यूरिन से, गॉल ब्लैडर आपका फैट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से रिलेटेड होता है, फैट को तोड़ने में मदद करता है। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। स्प्लीन और लिवर में जनरली कंफ्यूजन होती है। A person with unknown blood group under ABO system has suffered much blood loss in an accident. ये वाला क्वेश्चन 2012 और 2011 काफी सेम है। ये कह रहे हैं इसको भी कोई एक्सीडेंट हो गया, इसका ब्लड ग्रुप हमें पता नहीं है और बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया। His friend who has a valid certificate of his own blood type offer blood donation without delay. What would have been the type of blood group of the donor? फिर से पूछ रहा है कि कोई इसका फ्रेंड है जो अपना ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार है, तो तुमको क्या लगता है उसका जनरली ब्लड ग्रुप क्या होगा? वो डेफिनेटली यूनिवर्सल डोनर होगा, तो आंसर वुड बी तो लिटरली आंसर का ऑप्शन भी सही निकल गया, लेकिन दोनों क्वेश्चन एकदम सेम थे, जस्ट उस पहले वाले केस में डॉक्टर वर्ड यूज कर लिया था, दूसरे में दोस्त, है ना। Yes, ma'am. और ठंडे दिमाग से सोचा करो, ए बी 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 दो तो आंसर होते हैं, तुम वो दोनों ही बोल देते हो तो फिर उसका फायदा क्या हुआ, राइट? Yes, ma'am. हो जाएगा तुम्हारा। चलो, टाइम टू लीव। बिफोर दैट